सुनो सुनना, देखो यार, अभी तक हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद हमने क्या करा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होती है, मतलब क्या इस बात का। चलो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। मैं याद रखना बार बार जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो जैसे मैं कोई टॉपिक बोलता हूँ मैं उससे रिलेटेड मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ऊपर आई के बटन पे आ जाता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इस बार याद रखना आपसे, ठीक है। सुनना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले सुनो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म, वो बनाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस दो होते हैं जो रखे होते हैं, क्या नाम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के बाद वो दोनों से वहां से जो सेक्स सेल्स फर्टिलाइज होते हैं, मतलब जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सीधा ट्रांसफर होते हैं फाल्सा डेफिनेंस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के पास एक ट्यूब है या फिर एक पैकेट है जिसका कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन भी होता है, वहीं पे स्पर्म्स रखे जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिवीजन है, वो बात अलग है। और दोनों के निकलने का भी रास्ता सेम है, डेट इज यूरेथ्रा। आया समझ में क्या होगा। इसके बाद टॉपिक आता है, क्या नाम है, इस यहाँ तक समझ में आता है। इसके साथ एक और चीज थी कि हार्मोन्स कौन कौन से काम करते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन स्पेसिफिक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। कुछ और हार्मोन है जो सिर्फ मेल्स में होते हैं, जो कि स्पर्म्स को हेल्प करते हैं। स्पर्म को खाना चाहिए क्योंकि वो सेल है, खाना चाहिए, तो उसके लिए हेल्प कौन करता है, उसके लिए हेल्प करता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। और उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको मूव करना पड़ेगा, तो मूव करने के लिए जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमने पढ़ा था सबसे पहले आता है ओवरी। ओवरी में से सेक्स सेल्स बनते हैं, मैं वो बनाऊंगा दोबारा स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरी में सेक्स सेल जब बनते हैं तो वो कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब का ही नाम है ओविटक। फैलोपियन ट्यूब में जैसे जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होता है मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ही होते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, दिमाग लगा के सुनना, ठीक है। ठीक है, मैं डेट्स वगैरह भी बताऊंगा। मैंने बताया था ना कि फैलोपियन ट्यूब से अगर सेक्स सेल आगे बढ़ गया और फिर वहाँ पे उसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, पहले मिल गया तो भी फर्टिलाइजेशन होगी। स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है, क्यों, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। मैंने लोकेशन के अकॉर्डिंग समझाया था, लेकिन मैं टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग समझाऊं तब तुम्हें और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका सेक्स सेल अगर मान लो फर्टिलाइज हो गया, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइज हो जाता है सेक्स सेल तो वो सीधा फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है और सीधा कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस एक पाउच लाइक, एक पैकेट लाइक जगह है, क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर, उसकी दीवारें हैं जहाँ पे बेबी मैच्योर करता है। सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट सिंगल सेल का होता है, वो दीवार में एम्बेड हो जाता है। पहले वो मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और एक ट्यूब बनाता है जो कि मदर से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि मदर से खाना बेबी के पास आएगा, बेबी से मदर के पास जाएगा। बेबी तो है नहीं, खैर वो बिल्कुल सेल का झुंड है बस। तो वो धीरे धीरे मैच्योर करना चालू करता है, वो सेल का झुंड धीरे धीरे बॉडी की शेप लेता है और पूरा बेबी बनकर तैयार हो जाता है। जैसे 9 मंथ्स होते हैं तो बेबी रेडी टू डिलीवर। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन। जब बेबी बाहर आती है उस प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन, GESTATION। तो नया मैंने क्या, जेस्टेशन प्रोसेस से क्या होता है, ये काम चलता है। उसके बाद काम जो आगे बढ़ता है, उसका लेबर पेन या फिर पेन मतलब मदर को, जब वो एक्सीडेट आउट होता है, एक्सीडेट आउट मतलब बाहर आता है, एक्सीडेट आउट तो वर्ड नहीं एग्जैक्ट, जब वो बाहर आता है, प्रोड्यूस होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये मैकेनिज्म था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। क्वेश्चन तो यही है ना भैया कि भैया हर मंथ आपने बोला था एक्सेल रिलीज होते हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब है, दोनों में से हर मंथ अल्टरनेटिवली एक सेक्सेल बोला, फिर एक्सेल बोल लो या फिर ओवम बोल लो, रिलीज होता है। एक बार इधर वाली ओवरी से रिलीज होता है, अगले महीने उधर वाली ओवरी से रिलीज होगा, एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर से। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल, और लेकिन होता ये कि एक्सेल तो हर महीने रिलीज होता है, और अगर एक्सेल रिलीज होगा, फर्टिलाइज होगा तो बेबी बनेगा, लेकिन हर महीने बेबी भी नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सिंपल सा लॉजिक है कि हर मंथ सेक्सेल नहीं आता। कहता है लेकिन भैया ये भी तो बात है, दिमाग लगाना इस वाले क्वेश्चन पे, ये तो तुम्हें पता से समझ में आ गया, ये हम आज पढ़ने वाले हैं कि सेक्सेल हमेशा फर्टिलाइज नहीं होता। तो उस अनफर्टिलाइज एग सेल का होता क्या है, अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो बेबी बन जाएगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ये आज हमको पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइज होता क्यों नहीं है, ठीक है। तो हर महीने फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि हर महीने स्पर्म नहीं आता, ठीक है। लेकिन भैया कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्पर्म भी आता है, मतलब इंटरकोर्स भी हुआ है मेल और फीमेल में, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन मतलब फिर भी बेबी बॉर्न नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने तुम्हें बताया ना, टाइम वर्क, टाइम फ्रेम है ना। अगर सेक्स सेल के जब सेक्स सेल मतलब एक्स सेल के पास स्पर्म आएगा एक स्पेसिफिक टाइम पर, तभी वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अगर उससे पहले आया है उसके बाद में आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सेल या तो अनमेच्योर्ड होता है या फिर कुछ ज्यादा मैच्योर्ड हो जाता है, ठीक है, तब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसलिए एक टाइम पीरियड पे ही सेक्स सेल आना चाहिए, इसीलिए उस टाइम पर अगर फर्टिलाइजेशन होगी तभी वो बेबी जायगोट बनेगा। मतलब क्या बात है कि सेक्स सेल आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टाइम पर आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी। आया समझने क्या बोला? इसीलिए हमेशा हर इंटरकोर्स के बाद बेबी बॉर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम प्रॉब्लम होती है या फिर सेक्सुअल एक्शन की जरूरत होती है या फिर वो होता ही नहीं उस टाइम। आया समझाने क्या बोला? लेकिन अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि भैया एग सेल फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा?
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हें लास्ट क्लास में सब कुछ बता चुका हूँ कि अगर एक्सेल फर्टिलाइज होगा तो बेबी कैसे फॉर्म होगा, क्या करेगा, क्या क्या होगा, 3 मंथ्स का क्या होता है, 6 मंथ्स में क्या होता है, फिर 9 मंथ्स में क्या होता है, और उसके बाद बेबी के पास क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज दिमाग लगाना, ठीक है, मुझे ना एक टॉपिक मैं भूल गया दोबारा, मैंने मतलब मैं देख रहा था तो मुझे एक टॉपिक याद आया था जो मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं था, प्लांट्स वाले में था वो। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा उसे, वो शायद वो है सीड के ऊपर था। ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, सुनना, अब सुना ध्यान से, वो वाली मेरे को क्लास याद है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ाई थी, एंड हो रही थी क्लासेस से। भाई इस टाइम पीरियड को कोई स्पेसिफिक नेम होता है, अभी पढ़ रहे हैं हम सारे नाम। भैया एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से कब एक्सट्रैक्ट होता है? एक्सट्रैक्ट नहीं होता, वो अंदर ही अंदर मैच्योर होता है, फिर वो वहाँ पे ट्यूब बन जाती है उस सेल की, फिर वो बाहर मैच्योर होने चालू हो जाता है। मैं रिपीट कर दो जो समझाया प्लीज, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, कुछ नहीं समझाया मैंने, अभी तक सिर्फ बैकअप दिया है। अब सुनना जरा ध्यान से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि भैया जी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा। तो पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में जो बनाया था। ठीक है, वो समझना। सुनो, सबसे पहले होती है ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी डक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये समझना रहा है क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, ओवरी होती है। ठीक है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और ये फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे आके समझाया निकला। यहाँ से जैसे ही एक्सेल रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से जैसे एक्सेल रिलीज होता है, दिमाग लगाना भी यहाँ से। अब ये समझने वाली चीज है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुनना। जैसे यहाँ से एक्सेल रिलीज होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब पकड़ता है। समझाया मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से एक्सेल रिलीज होगा तो ये पकड़ेगा, लेकिन दोनों कहीं से पकड़े, वो एक्सेल यहाँ पर आता है। ये कौन सी जगह है, ये है यूट्रस। समझाया मैं क्या, इस जगह को क्या बोला जाता है, इस जगह को बोला जाता है यूट्रस। ठीक है, सुनना, समझा रहा है क्या कह रहा हूँ। ये है यूट्रस, ठीक है, और ये जगह क्या होती है, इसको कहते हैं सर्विक्स, और ये वाली जगह क्या होती है, वेजाइना। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। नाम याद रखना क्योंकि अभी अगले टॉपिक में भी समझ में आएगा, ये नाम आएंगे, इस बार तो बना दिया, बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, समझना। सुनो, अभी तक भैया ये तो समझ में आ गया था हमें कि यहाँ से एक मैं लास्ट क्लास बार बता रहा हूँ, यहाँ से एक एक्सेल रिलीज होता है, यहाँ से एक एक्सेल रिलीज होता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ से एक्सेल रिलीज होकर यहाँ पर आता है, यहाँ तक जैसे पहुंचता है तब तक स्पर्म्स यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल क्या बनता है, दैट इज जाइगोट। वो जाइगोट यहाँ पर आता है और यहाँ पर दीवारों में आता है, लेकिन ये दीवारें पहले से अपने आप को तैयार कर चुकी है। क्यों तैयार कर चुकी है, आप सुनना ध्यान से। सुनो, जैसे ही एक्सेल यहाँ से रिलीज होता है, जैसे ही एक्सेल यहाँ से रिलीज होता है, उस एग सेल के रिलीज होने के साथ साथ कई सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो मैंने क्या बोला, हार्मोन सिग्नल पहुंचाते हैं यूट्रस के पास। और क्या सिग्नल पहुंचाते हैं, आज की क्लास का आप सुनना जरा ध्यान से। ये क्या सिग्नल पहुंचाते हैं, ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि भाई देख, यहाँ से एग सेल फर्टिलाइज रिलीज हो चुका है, फर्टिलाइज रिलीज हो चुका है, यहाँ से एग सेल अगर रिलीज हो चुका है तो वो आगे आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी। देखो ये हमेशा ये मानता है कि फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, वो अलग बात है कि हमेशा नहीं होती है। समझना है मैंने क्या बोला, सुनना। यहाँ से एक्सेल रिलीज हुआ, यहाँ से एक्सेल जैसे निकल यहाँ से रिलीज होता है, तभी की तभी एक हार्मोन भी रिलीज होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह। ये सारे हार्मोन क्या भेजते हैं, यूट्रस को सिग्नल भेजते हैं कि भाई तो अपनी दीवारों को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि यहाँ से एक एक्सेल रिलीज हो चुका है, अभी फर्टिलाइजेशन होगी तब बेबी बनेगा, तो तेरे को बेबी को संभालना पड़ेगा। अगर बेबी को नहीं संभालेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले। समझना है मैंने क्या बोला। जैसे ये सिग्नल मिलता है तो यूट्रस क्या करता है, अपने पास ब्लड की सप्लाई बढ़ा लेता है। ठीक है, अपने पास क्या करता है, और ब्लड आ जा, और ब्लड आ जा, और ब्लड आ जा। समझना है मैंने क्या बोला। ब्लड की सप्लाई बढ़ाने से होता है कि अब वो अपना काम आगे स्टार्ट कर देता है। सुनना जरा ध्यान से। जैसी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ पर दिमाग लगाना, जैसी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ पर क्या होना चालू करता है, यहाँ पे चालू होना, यहाँ से होता है यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल ऐसे आता है, तो ये अपने आप को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये अपने आप को क्या करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाकर क्या करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, ये जो दीवार है इसकी, ये बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बेबी को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो, है ना। अब जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो फर्टिलाइजेशन हुई थी, तो बेबी बॉर्न हुआ था, तो इन दीवारों का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। ऐसा मैंने क्या बोला, लेकिन अब तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा, तो चलो होगा क्या वो बाद में बात करते हैं, पहले टाइम की बात करते हैं। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, एक काम करते हैं यार, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, फिर टाइम तुम्हें सही समझ में एक साथ एक फ्लो में समझ में आ जाएगा। सुनना, दिमाग लगाना। ठीक है, यहाँ से एक सेक्शन रिलीज हुआ, ठीक है, एक यहाँ से एक एक्सेल रिलीज हुआ और यहाँ तक पहुंचा। ठीक है भैया जी, एक चीज समझाओ यार कि अगर ये एक्सेल यहाँ से रिलीज हुआ
तो यहाँ पे पहले मैच्योर होके रिलीज होता है, यहाँ पे धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो देखो दोनों काम है, एक ओवरी के अंदर भी एक सेल मैच्योर करता है और फिर जो रिलीज होता है तभी मैच्योर होता है। समझाया मैंने क्या बोला? एक सेकंड, समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? बार बार मैं इधर पे समझा रहा हूँ, तो सेम काम इधर भी चलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा चलो भैया, ये तो समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन हुई और फिर बेबी बॉर्न हुआ था। लेकिन अभी हम केस पढ़ रहे हैं, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन क्या नाम है नहीं होती है तो क्या होगा, है ना? सुनना जरा, दिमाग लगा, ठीक है भाई। अब देखो यार, हमसे हुआ ये कि यहाँ से जैसे एक्सेल रिलीज हुआ, तो वो एक्सेल यहाँ से रिलीज होते हैं, यहाँ से पहुंच आ रहा है, अपना आगे जा रहा है, यहाँ पे यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा है। वो एग सेल यहाँ पर पहुंच गया, ये एग सेल यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करता है और बोलता है कि भाई स्पर्म आ रहा है क्या, फर्टिलाइज होना है ना? अब स्पर्म तो आ नहीं रहा, फर्टिलाइजेशन तो हो रही नहीं है, ठीक है। तो ये एग सेल क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, डिग्रेड करना चालू कर देता है। क्या करता है? अपने आप को डिग्रेड करना चालू कर देता है। वैसे इस स्टेज का भी नाम है, इस स्टेज को बोला जाता है जब एग सेल अपने आप को डिग्रेड करता है तो उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। आया समझ में निकला? इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या करना चालू करता है, डिग्रेड करना चालू करता है, क्योंकि इसको पता लग गया है कि अब नहीं आने वाला सेक्स सेल, अब नहीं आएगा सेक्स सेल। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो ये क्या करता है, अपने आप को डिग्रेड करना चालू करता है। जैसे ही अपने आप को डिग्रेड करता है तो हार्मोन भी रिलीज होते हैं, खैर वो वाले, लेकिन वो छोड़ो। यहाँ पे जैसे ही अपने आप को डिग्रेड करता है, वैसे ही इस यूट्रस के पास भी सिग्नल जाता है और यूट्रस को बोला जाता है कि भाई सॉरी यार, एग सेल फर्टिलाइज होना चाहिए था तो बेबी बनना चाहिए था, लेकिन अब बेबी नहीं बन पा रहा, सॉरी यार, तेरे को हमने वैसे ही बोल दिया था, तैयार हो जा। आया समझ मैंने क्या बोला? अब यूट्रस बोलता है कि यार तुमने तो मेरे को पागल बना दिया, अब जरूरत तो है नहीं मेरी, तो मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी, बेबी बॉर्न होगा, लेकिन अब क्या है, इसकी जरूरत तो है नहीं, इसलिए यूट्रस की दीवारों की जब जरूरत नहीं होती, यूट्रस की वॉल क्या होने लग जाती है, लीनिंग। तुम्हारी बुक में लीनिंग वर्ड लिखा हुआ है, लीनिंग का मतलब होता है दीवार, वॉल, LINING, ठीक है। तो जो उसकी वॉल है वो क्या होने लग जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाती है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? अगर जरूरत होती, बेबी अगर फर्टिलाइजेशन होती तो बेबी बॉर्न होता। बेबी अगर, एक सेकंड दो यार, चैट में मत डालो अभी। अबे यार अभी तो बताया यूट्रस की वॉल ब्लड और म्यूकस से बनी होती है, क्या शोर खाए क्या यार? पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। यूट्रस क्या करता है, अपनी तैयारी कर लेता है, ठीक है। ये जो बेवकूफी वाले सवाल होते हैं ना तुम्हारे, कि एक चीज को 10 बार रिपीट करवाते हो, वो दिक्कत है। समझ में नहीं आया तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन तुम जब भूल रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी गलती है। लास्ट क्लास में अगर कोई चीज बताई गई है, उसी टाइम पूछी जाती है वो, अगर अगली क्लास में पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम भूल गए हो। आया समझने क्या बोला? समझ में नहीं आया तो वो अलग कॉन्सेप्ट होता है पूछने का, कि यार भैया वो चीज समझ में नहीं आई थी, वो होता क्या है, इसका मतलब तुम भूल गए हो या तुमने ध्यान ही नहीं दिया था क्लास में, ये दिक्कत है। आरएस मैंने क्या बोला? इसलिए अपने दिमाग में बिठाओ ये चीज कि एक क्लास में अगर मैं कुछ करा रहा हूँ तो वो तुम्हारा खत्म होना चाहिए साथ साथ में, ठीक है, नहीं तो फिर सुनना जरा ध्यान से आगे, ठीक है। तो अब सुनना जरा ध्यान से, यूट्रस को क्या बोला जाता है कि यार यूट्रस भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी जो तेरे पास जो ब्लड वगैरह उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने, इसने क्या करता है, आपको कुशन की तरह बनाता है। कुशन क्या होता है, हमारे घर के तकिए, तो बिल्कुल सॉफ्ट बना लेता है, क्योंकि बेबी को सपोर्ट करना पड़ता है ना। तो ये क्या करता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो होता ये है कि अब जो यूट्रस की जो दीवार होती है ना, वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है ना। यूट्रस की जो बॉल होती है वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है, और वहां पे जो भरा हुआ ब्लड होता है, न्यूट्रिशन होता है, म्यूकस होता है, वो सारा का सारा इस अनफर्टिलाइज्ड एग को, तब तक आगे भी आ चुका है, इस अनफर्टिलाइज्ड एग को लेकर यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला? और इसी साइकिल को क्या बोला गया है? इसी साइकिल को बोला गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी साइकिल को क्या बोला गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। अब सुनना जरा ध्यान से, एक बार रिवाइज करते हैं, सुनना। सबसे पहले एक सेक्स सेल रिलीज हुआ, ठीक है, ओवरी से एक सेक्स सेल रिलीज होता है, मतलब एग सेल, ठीक है, मतलब ओवम। जैसे एक ओवम, सॉरी ओवरी से बताता हूँ, चलो ठीक है। जैसे एक ओवम एग सेल यहाँ से रिलीज होता है तो ये किसमें जाता है, फिम्ब्रियस को पकड़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, मतलब ओविडक्ट में जाता है। जैसे ही ओविडक्ट से आगे पहुंचता है तो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आते आते इसको सिग्नल भेजना होता है इसके पास, यूट्रस के पास, कि भाई फर्टिलाइजेशन के लिए तैयारी कर ले, वो सेक्स सेल फर्टिलाइज होने के लिए तैयार है। जैसे वो यहाँ तक आता है, फिर इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं भाई स्पर्म तो आया ही नहीं, फर्टिलाइज कैसे होगा? तो इन्फॉर्मेशन होती है कि अब फर्टिलाइज नहीं हो रहा है,
ठीक है। अब जब फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो ये एग सेल जो यहाँ तक पहुंचा था ये क्या होने लगता है, डिग्रेड होने लग जाता है और यूट्रस के पास दोबारा सिग्नल पहुंचा दिया जाता है कि सॉरी भाई अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तेरी जो दीवार के जो तुमने न्यूट्रिशन इकट्ठा करा था उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस अपनी वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है और वहां पे जितना भी ब्लड उसने इकट्ठा किया था, जितना भी न्यूट्रिशन उसने इकट्ठा किया था, जितना भी म्यूकस उसने इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा वहां से फ्लो होना चालू हो जाता है और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग था वो भी आगे आ जाता है, वो डिग्रेड हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है, वो भी आगे आ जाता है और वो जितना भी न्यूट्रिशन यहाँ से निकला था वो सारा का सारा सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सर मैं ऐसा कब हो रहा है, जब एग सेल फर्टिलाइज नहीं हो रहा है ना। इस साइकिल को क्या बोला जाता है, इस साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल वर्ड तभी यूज होता है जब वो बार बार रिपीट होता है, तो ये मैकेनिज्म हर मंथ चलता है ना। एग सेल रिलीज होगा, ये सही यहाँ पे हो, या तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, फिर एक नया सेल आएगा, फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। आप सुनना जरा ध्यान से। अब होता है ये कि हर मंथ एक एक्सेल रिलीज होता है, हाँ पता है, हर मंथ एक एक्सेल रिलीज होता है, तो हर मंथ फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं है, क्योंकि अगर हर मंथ फर्टिलाइजेशन होने लगी तो हर 9 मंथ्स में एक बेबी बॉर्न होगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर केसेस कौन से, ज्यादातर केसेस ऐसे हैं कि जिसमें वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अब सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब ये कि अगर एक्सेल हर मंथ रिलीज होता है और हर मंथ अनफर्टिलाइज तरीके से निकल जाता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर मंथ चलती होगी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए पहली बात तो उसका नाम साइकिल है, क्योंकि हर बार एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट हो रही है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ चलती है तो ये क्या होता है, ये ब्लड फ्लो हर मंथ चलेगा। बिल्कुल सही बात है। इस फ्लो को क्या बोला जाता है, इस फ्लो को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। पक्का समझा है मैंने क्या बोला। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये कितने दिन चलता है, अभी मैं साइकिल बताऊंगा, तो साइकिल के लास्ट के 5 to 6 डेज तक चलता है। आया समझ मैंने क्या बोला। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो, इस मेंस्ट्रुअल फ्लो में है क्या, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ये इसकी यहाँ से निकला हुआ ब्लड, न्यूट्रिशन, क्या म्यूकस वगैरह, और वो अनफर्टिलाइज्ड एग, ये सारी चीजों को मिलाकर क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है। समझना है मैंने क्या बोला। अब बात आती है कि यार इसमें है क्या ऐसी चीज, इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत ये है कि खुद सोचो यार, जब तुम्हारी बॉडी से ब्लड रिलीज आउट होगा वो भी इतना सारे अमाउंट में, तो बॉडी को कितना दिक्कत पैदा करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने बोला था वॉल ब्रेक होती है। वॉल ब्रेक होने का मतलब क्या है, पता है क्या है, अंदर की जो वॉल है, दीवार है, वो उसके अंदर लाइनें आने लग जाती है और ब्रेक डाउन हो जाती है वो, और वहां से ब्लड सीधा रिलीज होता है। मान लो तुम्हारा ये हाथ है, यहाँ से मैं ब्लड मार दूं, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना सुनने में भी, तो यहाँ से खुल जाएगी और वहां से ब्लड निकलने लगेगा। एग्जैक्ट बॉडी के अंदर चलता है फीमेल में, ठीक है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ क्या नाम है, लड़कों के लिए, बॉयज के लिए स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स को पता है ना। सुनना जरा ध्यान से। ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में एक बताई थी चीज तुम्हें कि 206 हड्डियों को तुम्हारी अगर एक साथ ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो जितना पेन होगा उतना एक मदर को होता है बेबी को बॉर्न करते समय, है ना। सेम पेन झेलना पड़ता है, सेम पेन का मतलब ऑलमोस्ट सेम पेन झेलना पड़ता है फीमेल को हर मंथ, वो भी हर मंथ, समझ रहे हो। और हर मंथ झेलने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब ये बताओ कि ज्यादा स्ट्रांग बॉयज होते हैं या फीमेल्स होती है, ये बताओ। Why menstruation is important for pregnancy, ठीक है भैया। आपने कैस्ट्रीन करके मैंने कुछ नहीं बताया, वैसे कैस्ट्रीन करके कोई वर्ड बोला था भैया, वो क्लियर नहीं हुआ, नेटवर्क इशू था। रिकॉर्डिंग में देख लियो, क्योंकि मैंने कैस्ट्रीन करके कोई वर्ड नहीं बताया, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह बोला होगा। फीमेल्स फीमेल्स फीमेल्स, ठीक है। हाँ वो तो ये बताने वाली बात नहीं थी वैसे, ठीक है, ये जग जाहिर बात है वैसे, ठीक है। लेकिन सुन लो आगे, समझना है मैंने क्या बोला। तो दिस इज नॉन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। पक्का समझा रहा है। जो भी मेरे साथ ना वो एक काम करना, क्या नाम है, हम क्या बोलते हैं, ये जैसे बोलते हैं ना कि हम बोल तो देते कि यार क्या ही फीमेल क्या करते हैं ना। तो पता है कि बाहर देशों में क्या होता है, मतलब जैसे अगर तुम किसी को बोल रहे हो, जैसे तुम्हारी मदर क्या है, हाउस वाइफ है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम किसी को बाहर देश में, मतलब बाहर बड़े अच्छे देशों में, डेवलप देशों में, तुम किसी को बोलोगे माई मदर इज अ हाउस वाइफ, तो इतना बुरा मान जाते हैं ना। क्यों मान जाते हैं पता है, क्योंकि वो मानते हैं कि घर को संभालना इज ऑल्सो अ जॉब। एक जैसे एक बंदा कोई बाहर जाता है, फादर हमारे बाहर जाते हैं जॉब करते हैं ना, उतना ही बड़ा काम है घर को संभालना। इसलिए वहां पे पड़ा है वर्ड क्या यूज किया जाता है, होम मेकर। होम मेकर का मतलब है घर का देखभाल करते हैं और घर को पूरी तरह से एज अ जॉब संभालती है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, कपड़े नहीं मिल रहे, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, कपड़े ढूंढ के दो मुझे, है ना। लेकिन हाँ तुमको क्या लगता है कि हम स्कूल होकर आ गए और बस फिर हो गया काम सारा, है कि नहीं। तो चलो अब मैं तुम्हें मिरर दिखा रहा हूँ सीधा सीधा, लेकिन इसमें वापस टॉपिक पे आते हैं, तो सुनना जरा ध्यान। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि जो भी तुम, मैं जैसे कुछ बच्चे हो तुम फेसबुक पे, वैसे मैं स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करता ज्यादातर, ठीक है, लेकिन तुम जो भी फेसबुक पर है ना, तो मेरे किसी एक, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा,
ठीक है। मतलब 2017 में मैंने एक पोस्ट लिखा था इसी के ऊपर। इसको कॉमनली किस नाम से जाना था, पीरियड्स के नाम से, है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो तो साइंटिफिक टर्म हो गया, पीरियड्स के नाम से जाना जाता है ना। तो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मतलब एक पोस्ट लिखा हुआ था, और तुम उसमें तुम क्या नाम है पढ़ना उसको, बहुत अच्छा है वो। मतलब मैंने बहुत सारी रिसर्च करके लिखा था वो। मतलब उसके अंदर मेडिसिन, डिजीज, मेडिकेशन, कॉस्ट, यहाँ तक कि मैंने कॉस्ट भी लिखा था कि अगर एक मेंस्ट्रुअल फ्लो एक बार होता है फीमेल को तो 10 साल की एज में स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था ना प्यूबर्टी एज, तो प्यूबर्टी एज से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबर्टी एज से कब तक चलती है, मैंने बताया था कि 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए। 35 सालों में 35 इंटू 12, क्योंकि हर मंथ होता है 35 इंटू 12, और हर मंथ में अगर फीमेल 10 रुपए भी खर्च कर रही है इस चीज के लिए, 10 रुपए जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट बोली है मैंने, ये तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं वो ईयरली, ठीक है, मतलब वो पूरी लाइफ टाइम में। तो सोचो, तो मैंने पूरा लिखा हुआ था। तुम उसके अंदर कमेंट्स में भी जाओगे ना, पहले तो वो पढ़ के अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा। ये तुम कमेंट्स में भी जाओगे तो तुम्हें मतलब उसमें ना ज्यादातर फीमेल्स के वो दिखेंगे, मतलब मेरी फीमेल फ्रेंड जो है उनके कमेंट दिखेंगे तुम्हारे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब यार हमारी सोसाइटी में होता है ना कि हम पॉइंट आउट नहीं करते चीजों को ना, कि मतलब ये टैबू मानते हैं हम कि नहीं ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट, क्या नाम है, हमारी सोसाइटी से बाहर है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये दिक्कत है। दिक्कत का मतलब क्या, हमारी बेवकूफ़ी है नहीं। तो और मैंने तुम्हें शायद क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक बताया भी था तुम्हें, जब जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था कि मेरा स्टूडेंट बोल रहा है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था लिटरली। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे ना थोड़े ओपन है ना। मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स है, जैसे कि एक बहुत अच्छा स्कूल है, मैं नाम नहीं लेता, बहुत ही अच्छा स्कूल है, सन्नगर का स्कूल भी नहीं है, तो सोचो सन्नगर से भारत अच्छा ही होगा वो। उस स्कूल के मेरे पास 12th क्लास की स्टूडेंट थी एक, ठीक है, 10th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है, और क्या नाम है, इस साल वो बच्चा 12th में आया जो पहले 10th में था, 2 साल पहले की बात है। उसने मुझे लिटरली बोला था कि यार भैया हमारे स्कूल में ना इतना अच्छा फेमस स्कूल है, वो स्किप करा देते हैं चैप्टर्स। और दिक्कत क्या, और जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है तो वो इम्पोर्टेंट है, स्किप क्यों कराना है, पहली बात तो। और क्या था, और फिर 12th क्लास के जो स्टूडेंट थे उसको उनको तो पढ़ाना ही पड़ता ना। तो उन्होंने बोला कि भैया इतने जल्दी कराया ना कि कुछ समझ नहीं आया। मतलब समझने का मतलब क्या कि कुछ टॉपिक ही नहीं कराया उन्होंने, सीधा स्किप करा के सीधा प्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब समझा रहा है। तो हमारे टीचर मतलब जो ओल्ड एज है ना, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको समझ में आता है चीजें, ठीक है, तो वो इसको एक टैबू की तरह नहीं लेते कि नहीं भाई हमको इस बारे में नहीं पढ़ना, है ना। तो ये चीज अच्छी है, मतलब अच्छी है का मतलब कि आजकल के बच्चे ओपन है, ठीक है, कि यार हमें एजुकेशन के सिस्टम के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है, कि हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है, और हमको जो चीज चाहिए समझनी चाहिए हम एज अ सोसाइटी में रहने के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। और मैं बॉयज के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट अ फीमेल्स बॉडी एंड देयर पेन ऑल्सो। तो तुम्हें पेन का भी पता होना चाहिए कि कितना पेन होता है जब ये दिक्कत होती है, पता है तुम्हें, समझ में आ रहा है। और मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मतलब कि उसके अंदर जब मतलब होता है ना कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे बॉडी में पहली बार कुछ हो रहा है ना, तो तुम्हारे को क्या लगता है तो यार ये क्या हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे चोट लग गई, ठीक है, बचपन में पहली बार जब चोट लगी तो कितना डर लगता है, ठीक है। अब चोट लग जाती है तो ठीक है, दवाइयां हैं, ये है, मेडिकेशन है, तो हमारा हम सही हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब पहली बार कोई चीज ऐसा इंसिडेंट होता है कि यार इससे कैसे निजात पाया जाएगा, लेकिन जब वो हो जाता है फिर तुम्हें पता लगता है हाँ इससे, फिर तो ऐसे फिर तुम दूसरों को भी बता देते हो कि ये कर, ये हो जाएगा, है ना। तो जब मान लो फॉर एग्जाम्पल फीमेल बॉडी सब पहली बार होता है, तो डॉक्यूमेंट्री में यही था, डेट इज मतलब उसका डॉक्यूमेंट्री का शायद नाम था, पता नहीं क्या था उसमें, मतलब मेन मुद्दा ये था रेड स्पॉट। तो रेड स्पॉट इसी की वजह से डाला हुआ था टॉपिक, तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री। तो ये सारी चीजें ना मतलब एज अ सोसाइटी हमें जरूरी है, ठीक है। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारी एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ पॉइंट्स में बोला हुआ है, ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी में इतना एलैबोरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने एलैबोरेट कर दिया, ठीक है। तो स्पेशली बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर स्पेशली बॉयज, मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट पेन ऑल्सो। तो किसी को पॉइंट आउट करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितना पेन होता है, तो पेनफुल होता है यार, एक हड्डी टूटती है तो कितना पेन होता है, तो सोचो इसके लिए। और दूसरी बात ये कि मतलब मैंने उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि हमारे सोसाइटी में क्या बोला जाता है, मतलब ये सिंपल एक टर्म है, मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था, ठीक है, कि उस बोला यह जाता है कि जब मतलब इफ फीमेल इज मेंस्ट्रुएटिंग, मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है लास्ट के 4 to 5 डेज, 6 to 7 डेज, तब उनको मतलब होता है ना कि पूजा नहीं करने देते और ये नहीं करने देते और वो नहीं करने देते, 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है। तो ऐसा हमारे मतलब जो हमारे मतलब लिटरली जो टर्म्स है ना, मतलब हमारे माइथोलॉजिकल टर्म्स है उसमें इसलिए बोला गया था ये बात, क्योंकि वो आज के जमाने में उसको क्या बोलते थे कि वो अशुद्ध होती है, ठीक है, कि वो इम्प्योर होती है, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या बोला गया था कि उनको और ज्यादा पेन ना हो, इसलिए उनको रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए एक जगह पे छोड़ दिया जाता था, कि वो पूजा पाठ, भगवान भी ये बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए आप दूर रहो, मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे लोगों ने क्या करा, मतलब होता है ना कि हमको हर किसी को नीचा दिखाना होता है ना। तो उस टाइम पे जो, मैं तो खुद पंडित हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पंडितों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण रहे होंगे उन्होंने क्या बोला, नीचा दिखाने के लिए कि फीमेल सस को सप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो उनको बोला कि आप अशुद्ध होते हो, आप दूर रहो, ठीक है। जबकि असलियत में क्या बात है,
जो मैंने तुम्हें बताया कि भगवान भी चाहते हैं कि आपको पेन हो रहा है तो आप रेस्ट करो, जरूरी नहीं है मेरी पूजा करना, है ना? कितना डीप है ना? जैसी डीप बातों के लिए मिलते रहे ठीक है, सुनने ध्यान से वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है, काम कैसे करता है, ठीक है। अब एक टॉपिक है कि ये टाइम फ्रेम वर्क कैसे करता है, ठीक है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे भी टाइम बचा नहीं है, ठीक है, मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर खत्म होगा भैया और चैट में कुछ डाला, टॉपिक में बताएंगे हम। भैया वीडियो पॉज हो गई, एक सेकंड, अभी भी हो रही है क्या? बहुत ब्लर आ रहा है बोर्ड। भैया ठीक हो गई। सही है सही है। सही है। हाँ, अब सही है। हमारी मैम तो बोलती है कि हंसना क्यों है इस चीज पर, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। बहुत सही बोलती है मैम, आई लाइक हर, आई ऑलरेडी मतलब आई डोंट नो हर बट आई लाइक हर। ठीक है भैया, ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइकिल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द बॉल ब्रेक्स इन फ्रॉम ऑफ ब्लड। तो हर चीज को डेफिनेशन की फॉर्म में क्यों बदल देता है अनुभव यार? मुझे तेरी ये बात समझ में नहीं आती, हर चीज को डेफिनेशन बना देगा, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है मेरे भाई? भैया सुबह का ग्रुप अब स्टार्ट नहीं होगा, हाँ अभी उसके बारे में बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। मैं डाउट्स ढूंढ रहा हूँ। विल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू इफ एग इज फर्टिलाइज्ड? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ठीक है। Why menstruation is important for pregnancy? Why menstruation is important? देखो क्वेश्चन समझने दो। Why menstruation is important for pregnancy? अरे यार menstruation इसलिए important है ना, menstruation अगर नहीं होगा, एग सेल ही नहीं आया तो फर्टिलाइज क्या होगा, इसलिए important है ना। दूसरा क्वेश्चन अभी ये मुकुल ने पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, वो ये कि अगर भैया अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो भी क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी? तो इसको हम ना अभी आगे जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, इसका आंसर वैसे है नहीं, तब वो स्टॉप हो जाती है। कितने दिनों के लिए स्टॉप हो जाती है? तो अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हुई तो बेबी तो बॉर्न होने लग गया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों के लिए स्टॉप होनी चाहिए? नॉर्मली 9 महीने के लिए, लेकिन वो 9 महीने के लिए ना होकर कम से कम 13 से 14 महीनों के लिए होती है। दोबारा वही चीज आ गई, कैसे क्यों होती है, इतना टाइम क्यों? तो सिंपल सा लॉजिक है, 9 मंथ्स अगर मदर बेबी को रखती है तो उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो इसीलिए बॉडी हील करने, अब तुम्हें पता है अगर बेबी बॉर्न हो गया तो मदर को वैसे ही इतना सारा न्यूट्रिशन देना पड़ रहा था कि मतलब न्यूट्रिशन वेस्ट हो गया मदर, क्योंकि बेबी के पास लग गया वो आगे से ज्यादा। दूसरी चीज, अगर बेबी बॉर्न होने के ठीक बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट हो जाए, दिमाग लगा ना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि अब उसका और न्यूट्रिशन वेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन वेस्ट होता है ना, पेन होता है, आया समझाने क्या बोला? तो इसीलिए 4 से 5 महीने का टाइम दे दिया जाता है कि मदर हील कर सके, वापस रिकवर कर सके 4 से 5 महीने में। आया समझाने क्या बोला? इसीलिए अगले 4 से 5 महीने तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो इसका मतलब इन टोटल अगर एक बार एक्सेल फर्टिलाइज हो गया तो इन टोटल कितने दिनों के लिए साइकिल रुक जाएगी? अगले कुछ 13 से 14 महीनों के लिए। दूसरी चीज एक और है, अगर मान लो किसी मंथ फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, अगर किसी मंथ फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, तो इसका साफ इंडिकेशन क्या है कि एक्सेल फर्टिलाइज हो चुका है। और जब एक्सेल फर्टिलाइज हो चुका है तो ये एक वन ऑफ द सिम्टम है, ये पता लगाने का तरीका है कि मदर इज प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मंथ अगर मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक बार एक्सेल फर्टिलाइज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई तो इसका मतलब फर्टिलाइज मतलब इसका मतलब मदर इज प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं है। कभी कभी बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है या फिर फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, तबीयत खराब है, इन सब टाइम पर भी ये साइकिल रुक जाती है। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? क्लास के दिन आ जाएंगे। क्या बोल रही है? What will happen if the egg cell would not release from ovary? भैया 8th क्लास में था मेरा डाउट, किसी ने भी क्लियर नहीं किया था डाउट। अच्छा अब तो 10th में आ गया ना और मेरे पास पढ़ रहा है तो डाउट क्लियर होगा ना यार, ठीक है। समझ नहीं आया था वो, ठीक है भैया। What will happen if the egg cell would not release from ovary? अगर egg cell ओवरी से ही रिलीज नहीं होता तो इसका मतलब पता है क्या है कि ओवरी में कोई दिक्कत है। प्रतिभा मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही, चैट में डाल दे या फिर ग्रुप में मैसेज कर दे, ठीक है। सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर पहली बात तो ओवरी ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर ओवरी से रिलीज ही नहीं होगा तो उसका आपको कोई डिसऑर्डर है, मतलब फीमेल बॉडी को कोई डिसऑर्डर है। ऐसा मैंने क्या बोला, इसके फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अगर ज्यादा एक्सेल रिलीज हो रहे हैं तो वो भी डिसऑर्डर है। ऐसा मैंने क्या बोला, आइडियल केस में, नॉर्मल केस में जब बॉडी फीमेल की सही से काम कर रही है तो वो हमेशा एक एक्सेल रिलीज करती है, वो भी अल्टरनेटिव, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। ऐसा मैंने क्या बोला, खत्म। पूछो, अब पूछो। अगली क्लास में मैं पूरा टाइम फ्रेम बताऊंगा और एक टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ना है मैं वही बोल देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़नी है हमें डिजीज कि कौन कौन सी डिजीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद हमें पढ़नी है कि हम कैसे रोक सकते हैं।
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिजीज, ठीक है, तो क्या नाम है, प्रेगनेंसी को कैसे ब्लॉक किया जाए या फिर कौन से तरीके यूज किए जा सकते हैं। चलो जल्दी बताओ, जल्दी डाउट्स, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा। क्या भाई जब हमने पढ़ा था कि जब दो या फिर ज्यादा बेबीज जब एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनका कभी हाथ चिपका होता है, कभी सर, तो भैया कुछ कर सकते हैं? ठीक है, रुक जा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर समझ नहीं आया, किसी ने बताया नहीं आज तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज नहीं होगा, साइकिल नहीं चलेगी, तो बॉडी में सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, और सेक्स सेल प्रोड्यूस इसलिए करना जरूरी है ताकि रिप्रोडक्शन हो। और फिर वही बात आ गई कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो ऑब्वियसली ना पहली क्लास, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जनरेशन आगे बढ़े। समझ आया? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए चलती है। अब दूसरी बात तूने बोला, तेरे मेरे को समझ में आ गया, तेरे दिमाग में क्या है, अब टाइम खत्म होने वाला है, तू ये पूछना चाहती है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो ही क्यों होना है, एक्सेल अपने आप चुपचाप निकले, फर्टिलाइजेशन हो और वो सेक्सुअल रिलीज हो जाए। जिस महीने फर्टिलाइजेशन नहीं चलती उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही ना। ये क्वेश्चन है तेरा बेसिकली। तो वो इसलिए है कि हर मंथ ना एक हार्मोनल सिस्टम काम करता है। हार्मोनल सिस्टम कोई मशीन की तरह नहीं है कि ये चलाओगे तो ये रोक सकते हो आप, वो हमेशा एक कांस्टेंट साइकिल में चलती है। कांस्टेंट साइकिल चलेगी तो वर्किंग चलती रहेगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? इस वजह से वो हार्मोन रिलीज करती है और सिग्नल भेज देती है, उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, वो साइकिल मैकेनिज्म चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन समझ गया तेरा क्या है? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। पूछो, क्लास खत्म होने वाली, इसमें थोड़ा जल्दी भी बोल दिया ये मैंने, वरना मैं बता देता इसको वाला बता दो। अरे वो डिपेंड करता है कि बॉडी में जो सेक्स, वो जो सेल्स है ना, वो ब्रेक डाउन हुए हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल है। अब वो कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं तो डिपेंड करता है। उसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या है, या तो आप अल्ट्रासाउंड कर लो, अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हो कि वो कितने ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं या फिर कैसे हो रहे हैं, या फिर उसको पहले ही अबॉर्शन करा दिया जाता है, अरे टर्मिनेट नहीं करा दिया भैया, जाता है। उनको मतलब अलग नहीं कर सकते? नहीं, अलग नहीं कर सकते। मदर की बॉडी से कैसे अलग कर सकता है वो? अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में पता लग जाए ना, तो देखो अलग ना तब कर सकते हैं जब उनका हार्ट, ब्रेन, ये सब चीजें ज्वाइंट नहीं है। मान लो दो बेबी है, दोनों का एक ही ब्रेन है, तो आप अलग नहीं कर सकते ना यार। हार्ट एक ही है तो अलग नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि कितना बॉडी ऑर्गन, कितना कंजॉइंट है, मतलब कितने ज्वाइंट है वो, कौन कौन से पार्ट से ज्वाइंट। पैर ज्वाइंट है मान लो, तो दोनों का पैर कट कर दो, तो वो क्या नाम है, वही तो होंगे, मतलब जैसे मतलब एक पैर कम होगा, बस यही दिक्कत होगी। लेकिन हार्ट अगर जुड़ा हुआ है तो वो कैसे आप अलग कर सकते हो? तो आप अलग ही नहीं कर सकते किसी भी केस में। आया समझ मैंने क्या बोला? तो डिपेंड करता है कि बॉडी ऑफ, ये लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था, ग्रुप में डाली थी ये बात। यह फिल्मों में देखा है कि जब वुमेन को रिप्रोडक्शन एबिलिटी को बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी बंद कर देते हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। भैया व्हाई वी कांट वी यूज द लीनिंग ऑफ यूट्रस नेक्स्ट मंथ व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि वो मैकेनिज्म हर मंथ चलता है। तो वो जब वो एक्सेल जब मैच्योर होकर ज्यादा बेकार हो, मतलब हो जाता है ना, जब वो उसको पता है कि फर्टिलाइज नहीं होने वाला, तो वो नया हार्मोन रिलीज